नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 19 दिसंबर, तो आइए देखते हैं 19 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको बता रहे हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहाँ आपको डेली का डेली पीडीएफ दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बार का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है राजस्थान को। राजस्थान की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ के सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 30 मार्च 1949 में स्थापना की गई थी राजस्थान की। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं। तो राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। कब और कहाँ दिया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य राष्ट्रीय सम्मान समारोह में दिया गया। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी एक प्रश्न ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्यों? तो याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड यानी द्वितीय से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया? राजस्थान को दिया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने बेंगलुरु में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, बेंगलुरु में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है थावरचंद्र गहलोत ने। अच्छा, थावरचंद्र हैं कौन? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है थावरचंद्र गहलोत के बारे में। बात करें यहाँ के सीएम यानी कर्नाटक के सीएम कौन है? तो याद रखिएगा बासवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है। कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी में कर्नाटक की स्थापना की गई थी। अब आइए इसके डिटेल्स को जानते हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने बेंगलुरु सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2021 भी जारी की। थीम की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड सिविल सोसाइटी इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आप थीम को भी याद रखिएगा, थीम से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। थावरचंद्र गहलोत जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो याद रखिएगा ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं थावरचंद्र गहलोत। आइए अब अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में किसने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? तो याद रखिएगा, इस बार सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है, तो नासा का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नासा का एक पार्कर सोलर प्रोब है जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश कर लिया है। तो आइए नासा के बारे में जानते हैं। अच्छा, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना है, वाशिंगटन DC में इसकी मुख्यालय है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं। तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। ठीक है, तो लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ ही गया। पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, में उड़ान भरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के ऊपरी वायुमंडल को क्या बोला जाता है? तो कोरोना। वहाँ उड़ान भरी है कौन? पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है। इसकी जाँच ने वहाँ के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना भी ले लिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी कोरोना में प्रवेश कर चुका है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बार का ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब इसके डिटेल्स को जानते हैं। तो कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इनको द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुमार मंगलम बिड़ला ने ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं। इसके अलावा टिच स्टार को बेस्ट ग्लोबल एक्सेलरेटर ऑफ स्टार्टअप्स और MIT को ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रमोटिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप पुरस्कार दिया गया है। तो हमको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों ये बहुत अभी चर्चे में है, तो याद रखिएगा लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर अब 21 वर्ष कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो 18 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21 साल। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की घोषणा की है। वर्तमान में मनुष्यों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। तो पुरुषों के लिए 21 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, जो कि अभी वर्तमान में है। हालांकि इसको सरकार अब बढ़ाना चाह रही है, लड़कियों का 21 साल करने जा रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। सरकार अब योजना को अमल में लाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करेगी। इससे छात्राओं को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम होंगी, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाएं कुपोषण का शिकार होने से बच सकेंगी, इसलिए 18 साल से बढ़ाकर अब 21 साल महिलाओं की और लड़कियों की शादी का उम्र फिक्स किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हालांकि ये एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। टाइम मैगजीन 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसको भी जितना भी अवार्ड दिया जा रहा है, ऑफ द ईयर चुना जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो याद रखिएगा टाइम मैगजीन 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सिमोन बिलेस को दिया गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं, फिर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो सिमोन बिलेस को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा है। 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता दुनिया की सबसे सजी हुई जिम्नास्ट को अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले रखने के लिए सम्मानित किया गया, जब वो टोक्यो ओलंपिक में 4 इवेंट फाइनल से हट गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। झटके के बावजूद 24 वर्षीय टोक्यो खेलों में बैलेंस टीम में एक टीम को रजत और कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि सिमोन बिलेस को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसे विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। तो आइए लुइस हैमिल्टन के बारे में जान लेते हैं। 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने विंडसर कैसल में नाइटहुड सम्मान प्राप्त किया है। मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्राप्त करने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिल गई है। लुइस हैमिल्टन के नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? लुइस हैमिल्टन के पास है। अभी तक 3 अन्य F1 ड्राइवरों को नाइट की उपाधि दी गई है, जैसे जैक ब्रबहम, स्टर्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ट को दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चौथे बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन खेल में प्रतिस्पर्धा करते हुए सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष इस बार MM नरवणे को रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। हालांकि पिछले क्लास में भी ये मैंने डिस्कस किया था और आपको याद भी होगा। तो MM नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं। तो सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। जनरल बिपिन रावत जी का मृत्यु के बाद उनकी जगह पर नियुक्त हुए। जनरल MM नरवणे को यह प्रभार दिया गया है क्योंकि वह तीनों सेनाओं में सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ थे और सबसे वरिष्ठ भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य 2 सेना प्रमुख IAF एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हैं, ये भी आपको याद रखना है कि IAF
चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी। और नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन है? R हरि कुमार। तो याद रखिएगा, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, भूटान देश से का सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, आइए अब इसके डिटेल्स को जानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान द्वारा नगदक पेल की खोरलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह बात है भूटान का, तो ये याद रखिएगा, यह भूटान का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अच्छा, क्यों दिया गया था? तो याद रखिएगा, कोरोना महामारी के दौरान भारत द्वारा भूटान की मदद करने के लिए यह नरेंद्र मोदी को पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी को अफगानिस्तान, सऊदी अरब, UAE, रूस और मालदीव आदि कई देशों के शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आइए कुछ पुरस्कार को जान लेते हैं। तो UAE के द्वारा दिया गया था ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, और एग्जाम में NTPC में आया भी था कि UAE के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। तो याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड दिया गया था। रूस के तरफ से तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ का भी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संस्था की तरफ से दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ, किसको? नरेंद्र मोदी जी को। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्ट लॉन्च करने वाले मुख्यमंत्री कहाँ के थे? तो नागालैंड के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नागालैंड की बात आई है तो यहाँ के CM कौन है? तो याद रखिएगा, नेफ्यू रियो है। और गवर्नर की बात कर ले तो जगदीश मुखी, जो कि भी हाल ही में बनाए गए हैं यहाँ के गवर्नर। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागालैंड की स्थापना 1963 में की गई थी। तो आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में भी जान लेते हैं। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ILP मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, ILP का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, इनर लाइन परमिट। यह पोर्टल पर्यटकों के लिए नवंबर 2019 से शुरू किया गया था। नया मॉड्यूल व्यवसायी, व्यापारियों, मजदूरों, पुजारियों, छात्राओं और भी सुविधा देगा, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करेगा। तो याद रखिएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ILP मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, आज का टेस्ट जो प्रश्न था कल मैंने पूछा था, उसका आपने बहुत सारा बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो हाल ही में किस राज्य ने मिथिला मखाना को GI टैग दिया? ये हमारा प्रश्न था कल का। तो बहुत सारे बच्चों ने बिहार दिया और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नाम लीजिए। देखिए, नाम लेना पॉसिबल नहीं है, हालांकि हम नाम लेंगे आप लोग का, टेंशन नहीं करना है। आप लोग आंसर कम से कम देते रहिए रेगुलर। जो बच्चे रेगुलर आंसर देंगे उनका मैं नाम लूँगा, टॉप 5 जो भी कमेंट आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। जो सबसे पहले टॉप 5 में देगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो उत्तराखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया? ये आपके लिए प्रश्न है, तो इसका आपको आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और सबसे पहले दीजिएगा, तभी आपका नाम आएगा अगले वीडियो में। ये 4 ऑप्शन है: राजाजी नेशनल पार्क, अस्कोट वन्यजीव, रामगंगा वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी अभयारण्य। और एक और प्रश्न ले लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? तो आप 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो देखें उसके लिए थैंक यू।